नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस 2019 जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है। हिंदी का ये 10वां प्रैक्टिस सेट है और इसी के साथ मेरा वादा पूरा होता है। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको सक्सेसफुली दे पा रहा हूं। आप लोगों का काम है कि इनको सबको, जो भी आपके साथी हैं लोअर पीसीएस वाले और खुद कई कई बार आप देखो इसको और जो है प्रैक्टिस करके ही जाओ। अगर इस 10 सेट को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 25 प्रश्न हिंदी के मिल रहे हैं, तो यहाँ से 250 प्रश्न आपको मिल जाएंगे और प्लस एक्सप्लेनेशन से कम 300-400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। तो 650 क्वेश्चन लगभग आपके हिंदी के अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आप इसको फैला दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और ख़ुद लाइक करो, कमेंट करो। और आफ्टर एग्ज़ाम के बाद आकर के आप कमेंट करके बताओ ज़रूर कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपने कितना अटैम्प्ट किया। और चैनल पर जुड़े रहना, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम 30 को जैसे ही होगा बच्चों के कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। हम आपको उसका जो है रिव्यू जैसा भी होगा हम बताएंगे ज़रूर। तो आप चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन का जो निशान है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत अपडेट हो जाओ कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न से। प्रश्न है, शब्द युग्म नीरज और नीरद का अर्थ बताना है आपको। तो ये आपके समक्ष ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट है, अवधी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो इन दोनों प्रश्नों का सही सही आंसर करिए। और 10 प्रैक्टिस सेटों का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी गलती भूल चूक में भी नहीं हुई है। तो इन 10 प्रैक्टिस सेट से आपको सीखना चाहिए। आप भी जो है एग्ज़ाम में अच्छा प्रयास करके आएँ, अच्छा ये करके आएँ कि जो प्रश्न आ रहे हों आप उन्हीं प्रश्नों को करें। ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश मत करें, क्योंकि माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें ट्राई नहीं करना है आपको। 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन पेपर करिएगा। नीरज और नीरद का अर्थ बताना है। तो 126 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कमल और बादल। नीरज का मतलब होता है कमल और नीरद का मतलब होता है बादल। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्धमगधी। जो अवधी भाषा है, अवधी बोली है, उसकी उत्पत्ति का जो अपभ्रंश है वो है अर्धमगधी। अर्धमगधी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जब व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा ये ऐसे लगाई जाती है तब उसे कहा जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी साथी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ जा कर के इन 50 वीडियोस को रिकमेंड ज़रूर करिए। आप शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी सबसे ऊपर। तो इसको आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा जो है रिस्पांस जाने वाला है इस बार आपके एग्जामिनेशन में। तो 128 और 129 का आंसर आप लोगों ने कर लिया हुआ, ए और सी। ए और सी यानी कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है। तो प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर उसको कहा जाता है त्रिमात्रिक स्वर। और इसमें उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, इसीलिए इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब व्यंजनों को के नीचे एक तिरछी रेखा इस प्रकार लगाई जाती है तब उसे कहा जाता है। तो 129 का सी ऑप्शन, हल चिन्ह कहते हैं इसको। ये हल चिन्ह होता है, ऐसे लगा देते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। और नेक्स्ट है, मनः प्लस योग मिलकर होगा। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर करिए। अगर ये पूरी सीरीज आप फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जहां से आप रिवीजन ना कर पाएँ। तो रिवीजन का टाइम है 2 दिन का समय, जो भी बचा है 1-2 दिन का समय, तो इसमें अच्छे से अच्छा प्रयास करिए। जो आप तक पढ़ा है कोशिश करिए उसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके ही जाइए। 130 और 31 का सही आंसर डी और सी होगा क्रमशः। तो डी मतलब री इसका सही होगा। और मनोयोग, मनः प्लस योग मिलकर बनते हैं मनोयोग। मनः प्लस योग मिलकर मनोयोग बनते हैं। और यहाँ पे है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, तो इसको भी याद रखना है। मूर्धन्य व्यंजन की बात की जाए तो मूर्धन्य व्यंजन किसको कहते हैं। तो ता दंत और ए कंठ तालव्य है। ता जो है लिखा हुआ है यहाँ पे वो, और ए ये सब क्या है, ता है दंत ता उच्चारण से है, और ए
ए लिखा हुआ है ये कंठ तालव्य है, तो इसको भी ध्यान रखना है, कंठ तालव्य है। अगर हम यहाँ पर री की बात करें तो री है मूर्धन्य व्यंजन, और छोटी ई, जो छोटी ई लिखा हुआ है ये तालव्य है, तालव्य। तो इसका जो है ध्यान रखना होगा। यहाँ से 4 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। तो 130 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि री। री बिल्कुल सही है, ये एक मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं और विभक्ति ने लगती है, ने विभक्ति लगती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? और नेक्स्ट है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर सही सही करके जल्दी से कमेंट करिए। 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने बी किया है बिल्कुल सही किया है। और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा लास्ट में। वीडियो कैसे लग रहे हैं, 10 वीडियो में हमारा कैसा प्रयास रहा, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सा प्रत्यय कर्ता कारक जो है यहाँ पे होगा, जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं और विभक्ति ने लगती है, उसको हम कहते हैं सा प्रत्यय कर्ता कारक। नेक्स्ट है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई, सभी को पता है मगहर में मृत्यु हुई। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर करिए जल्दी से। अगर यहाँ से आप जो 25 प्रश्न हिंदी के हैं, यहाँ से अगर जो टाइम बचेगा वो आप रीजनिंग और मैथ में स्पेंड कर सकते हैं। कितना भी कैलकुलेटिव आ जाएगा, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप कर पाएंगे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है? 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है। नेक्स्ट है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर सही सही करिए सभी लोग। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं, किसी के पास ये वीडियो पहुंचता है, वो पूरी वीडियो देखता है, अगर उसका सिलेक्शन होगा तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई तो आप ही देंगे और आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। तो इस दोनों प्रश्नों का सही आंसर करिए, 136 और 137 का। तो 136 में जिन्होंने बी ऑप्शन किया है, 136 में उनका बिल्कुल सही है। बैल और बकरी घास चरते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आपने ये 3 पढ़े हुए हैं, आपको लग रहा होगा कि कौन सा गलत है इसमें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे मुकुट शब्द जो है किस कोटि का है? तो यह एक तत्सम शब्द है। मुकुट एक तत्सम शब्द है, और इसका अगर हम तद्भव की बात करें, मुकुट का तद्भव क्या होता है? तो होता है मोर होता है तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ बताना है। और नेक्स्ट प्रश्न होगा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीएस, रीजनिंग, साइंस और मैथ इन सब के वीडियो जरूर देखिएगा। और 10 प्रैक्टिस सेट के टोटल 50 वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन 50 वीडियोस को देखकर आप एग्ज़ाम में जाइए। कम समय में हम लोग कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को एक्सप्लेन भी किया जाए, आंसर भी बताए जाएँ, तो आप इसको देख करके जाइएगा। 138 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, अध्यूढ़ा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जो है लर्न रखना होगा। अध्यूढ़ा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम बताना है। और नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो प्रश्नों को आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से नहीं, अशुद्ध, ये सब पे ध्यान देना होगा। कई बार एक आधे क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग गलत हो जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो 140 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आलोक। तिमिर शब्द का विलोम जो होता है वो होता है आलोक। दिवा का विलोम होता है रात्रि, दिवा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका विलोम होता है रात्रि। और नेक्स्ट लिखा हुआ है निशा, निशा रात्रि का ही पर्यायवाची है। रात्रि तथा निशा जो हैं ये सब क्या हैं?
तो रात्रि के पर्यायवाची हैं। दिवा का विलोम ही होता है रात्रि, तो तिमिर का विलोम होगा आलोक। इस प्रकार आपके सभी ऑप्शन एक्सप्लेन किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो डी ऑप्शन अशुद्ध लिखा हुआ है। यमुना, यमुना का जाह्नवी, यमुना का जाह्नवी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यमुना का होता है कालिंदी, कालिंदी जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे सब सही लिखे हुए हैं। कमल का होता है ताम्रस, कामदेव, मनोभव, और होता है आकाश का पुष्कर। तो इन सभी ऑप्शन सही लिखे हुए हैं, डी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। अगर हम जाह्नवी की बात करें तो जाह्नवी ये होता है गंगा का पर्यायवाची, तो इसको भी ध्यान रखना है, गंगा का पर्यायवाची होता है जाह्नवी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। और नेक्स्ट है जब लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आदेश जारी करता है तब वह कहलाता है। तो पत्र से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको अगर जितने भी वीडियो 10 वीडियो करवाए गए हैं उसमें से सब में 1 से 2 क्वेश्चन सब में करवाए गए हैं, तो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो 142 और 143 का सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे। बी और सी, बी ऑप्शन सही होगा, बी भूतकालिक कृदंत। कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, तो भूतकालिक कृदंत ये अव्यय का प्रकार नहीं है, जबकि पूर्वकालिक कृदंत, तत्कालीन कृदंत और पूर्ण क्रियाधोतक जो कृदंत अव्यय है उसके प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जब लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग आदेश जारी करता है तब उसको क्या कहते हैं? तो 143 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा, अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना, अधिसूचना इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? और नेक्स्ट है ऋषि का स्त्रीलिंग बताना है। नेक्स्ट है दुकाल, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? तो स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं, तीनों के सही आंसर आप करिए और स्वमूल्यांकन करिए कि आप कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कौन सा सही कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। अभी 1 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, इसको जो है उस टॉपिक्स को ही पढ़िए जो आपके वीक चल रहे हैं। तो डी ऑप्शन 144 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि निपात का उदाहरण है ठीक। ठीक जो शब्द है वो निपात का उदाहरण है। निकट जो शब्द लिखा हुआ है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है निकट। और ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका, ऋषिका होता है, सी ऑप्शन सही होगा, ऋषिका सही है। नेक्स्ट है 146 में दुकाल में उपसर्ग पूछा है, तो दू उपसर्ग होगा, दू उपसर्ग होगा, दू प्लस काल यहाँ पे कर सकते हैं, तो काल अलग हो जाएगा तो दू क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों प्रश्न हल हुए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, तो गद्यांश से पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? नेक्स्ट है सांस्कृतिक नैरतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? नेक्स्ट है जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा से है? तो इन चारों प्रश्नों का आंसर करना है। 5 प्रश्न है तो पांचों का आंसर करिए। तो इनको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी हैं। किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया है, विशेष रूप से अपभ्रंश को विरासत को। लिखा हुआ है शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नैरतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। तो इस प्रकार आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। 147 का आंसर आप लोग करिए। अभी आपने पढ़ा कि संस्कृत का क्षेत्र सार्वदेशिक तथा विस्तृत होता है, तो सार्वदेशिक इसका सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी सार्वदेशिक। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वदेशिक था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा किंतु सांस्कृतिक नैरंतर्य के लिए उसका आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं है? तो आप जब पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन मिला होगा, ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा का वर्णन ही नहीं किया गया है इसमें, तो ब्रिज भाषा इसका सही आंसर होगा। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी बांग्ला। बांग्ला इसका सही आंसर है। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा जातीय भाषा, जातीय वर्ड आपको कीवर्ड आपको ढूंढने होते हैं, तो जातीय वर्ड आपको यहाँ पे मिला होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है जातीय भाषाओं, ये तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार 149 का सही आंसर बी हो गया। और बी के बाद नेक्स्ट है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो अभी आपने देखा प्राकृत, प्राकृत इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो इस प्रकार आप लोग अपना स्कोर बताएं कितना स्कोर किया। इस प्रकार हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट सक्सेसफुली मैं करवा पाया। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं कि जो है मैं 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी के, और इसी प्रकार जितने भी सब्जेक्ट हिंदी, साइंस और जीएस, इन तीनों सब्जेक्ट को मैंने जो है 10 प्रैक्टिस सेट करवाए लोअर पीसीएस के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पूरी सीरीज ये कैसी लगी? आपको कोई अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर उस पर एक बार सोचेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।